Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam Tar from Education Department. और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि MK Preparation एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और लास्ट 10 ईयर से जो है वो हम प्रेपरेशन करवा रहे हैं। इस हवाले से हज़ारों तलबा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके जो है वो सैकड़ों तलबा ने जो है वो कामयाबियाँ हासिल की हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के हवाले से है। इससे पहले हम जो है हमने एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के जो है वो लेक्चर जिसमें हमने डिटेल से हर टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एमके पब्लिकेशन की ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेडागोजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन सेशन भी कंटिन्यू हैं। इस हवाले से आप जो है वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0333260545 एंड 0332489784 पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जो है वो 6000 है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंटरव्यू के हवाले से जो है वो हमारे मॉक इंटरव्यू सेशन जो है वो हर कैंडिडेट्स के 8 to 10 मॉक इंटरव्यू सेशन सब्जेक्ट और इसके साथ साथ जो है वो पेडागोजी जीके करंट अफेयर के प्रिपरेशन का जो है वो करवाई जाती है ताकि जो है वो इंटरव्यू में भी स्टूडेंट्स जो है वो कामयाब हो सकें। और अगर आप हमारे इंटरव्यू के सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर राब्ता करके इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर पेपर में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर जो है वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो पूछे जाते हैं, उनको हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। The first MCQ is which element of education testing has the widest scope? अगर हम एजुकेशनल एलिमेंट्स टेस्टिंग एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग में जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसको रिमेंबर करने का सिंपली फॉर्मूला टीम, जिसमें टेस्ट नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे मेजरमेंट है, थर्ड नंबर पे असेसमेंट है एंड फोर्थ नंबर पे इवैल्यूएशन है और सबसे ब्रॉडेस्ट जो है वो इवैल्यूएशन है। सो द करेक्ट आंसर इज इवैल्यूएशन इज द वाइडेस्ट स्कोप, जिसमें तमाम जो क्वालिटीज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, तमाम क्वालिटीज जो है वो इवैल्यूएशन में शामिल होती हैं। एंड सिंपली वी कैन से दैट इवैल्यूएशन मींस द जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को जज करते हैं। डिफरेंट जो है वो ग्रेड्स दिए जाते हैं, पास फेल सिस्टम जो है वो होता है जिसके जरिए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। इसको जो है वो हम इवैल्यूएशन कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें तमाम क्वालिटीज लाइक टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट जो है वो शामिल होती हैं। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट का मतलब होता है आपने जो है वो एक वैल्यू, क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो एक नंबर को असाइन करना है टेस्ट के हवाले से। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया जिसमें से 80 एमसीक्यूज उसके ठीक हैं, 20 जो है वो उसके रॉन्ग है, तो हम उसको एक नंबर असाइन कर सकते हैं लाइक 80 आउट ऑफ 100। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि हमें मेजरमेंट के हवाले से बताती है। असेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो असेसमेंट जो है ये हमारी लर्निंग को इंप्रूव करने, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए जो है वो हम असेसमेंट टीचर कंडक्ट करते हैं। इसमें जो है वो वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज के हवाले से टीचर्स को पता चलता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में टीचर जो है वो चेंज लेकर आता है। और अगर हम इवैल्यूएशन की बात कर लें तो इवैल्यूएशन के जरिए से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है एंड इट इज अ वाइडर स्कोप। The second one is norm reference test. NRT is not primarily used to. NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को रैंक किया जाता है। एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बाकी स्टूडेंट के साथ जो है वो कंपैरिजन उसका किया जाता है, उसको हम जो है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। लाइक जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध, केपीके और दीगर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो भी वन पेपर के एमसीक्यू पेपर्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को NRT जो है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है। एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से उसका कंपैरिजन किया जाता है, फिर उनका मेरिट बनाया जाता है, फिर उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो सिंपली वी कैन से दैट रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, compare the students related to performance, selects candidate for admission और employment। तो ये तमाम क्वालिटीज जो हैं वो शामिल हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में। तो कौन सी क्वालिटी जो है वो उसके साथ जो है वो एसोसिएट नहीं करती, वो डिटरमिन वेदर द स्टूडेंट हैज मास्टर्ड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स। तो जब हम किसी सेट क्राइटेरिया की बात करते हैं, सेट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो वो हमारा CRT होता है। ये स्टेटमेंट आपकी
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग से रेलिवेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इसके रेलिवेंट, इस स्टेटमेंट के रेलिवेंट सीआरटी बनेगा, और ये तमाम ऑप्शंस जो है वो सीआरटी से रेलिवेंट है। तो जो चीज जो है वो एनआरटी से रेलिवेंट नहीं है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The third one is measurement is the qualitative value, value judgment, none of these और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम क्वालिटेटिव वैल्यू की बात करें तो मेजरमेंट में जो है वो हम एक नंबर को डिस्कस करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं होती। वैल्यू जजमेंट का ताल्लुक जो है वो इवैल्यूएशन के साथ है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ है, तो ये भी इसमें करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। नन ऑफ दीज भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि एक कैंडिडेट है उसने 100 एमसीक्यूज में से 80 मार्क्स हासिल किए, तो वो हमारी जो है वो मेजरमेंट होगी। The fourth MCQs, assessment of learning is primarily known as assessment of learning। हमने असेसमेंट करनी है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया है उसकी असेसमेंट करना, मतलब जो हमने काम करवाना था स्टूडेंट्स को, जो भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग को असेस करना चाहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, नॉट असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जब भी असेसमेंट के साथ ऑफ का वर्ड आए और लर्निंग यूज की, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव असेसमेंट होती है, जो कि एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो, पर्टिकुलर ईयर जो है वो की जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं असेसमेंट, ये पेपर में अक्सर जो है वो सवाल पूछा गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो ये हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, क्योंकि ऐसी असेसमेंट जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, फॉर इंप्रूविंग लर्निंग, तो वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। और यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द करेक्ट आंसर इज समेटिव असेसमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू गेसिंग? ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि गेसिंग से सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट होता है? मैचिंग टाइप टेस्ट, ऐसे टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको खुद से आंसर प्रोवाइड करना पड़ता है, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स। तो सबसे ज्यादा जो टेस्ट सबसे ज्यादा गेसिंग से इफेक्ट होता है वो ट्रू फॉल्स होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन या राइट होगी, ट्रू होगी, या फॉल्स होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगा। द क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू मॉनिटर प्रोग्रेस? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के दौरान कौन सी जो है वो असेसमेंट जो है वो कंडक्ट की जाती है? तो इसमें जो है वो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, बेंचमार्क इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट टेक्निक कंडक्ट की जाती है वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। द क्वेश्चन नंबर 7, द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड फॉर टेस्ट रेफर्स टू इट्स। तो अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स की, एक स्कोर जो है वो आपने टेस्ट बनाया, स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया, सिमिलर कंडीशंस हैं, सिमिलर टाइम है, सिमिलर जो है वो डिफिकल्टी लेवल है, तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जो है वो सिमिलर आते हैं, और इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। जबकि वैलिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि इट टेस्ट इज सेट टू बी वैलिड फॉर विच इफ इट इज मेजर, जिस मकसद के लिए हमने टेस्ट को बनाया है, अगर वो पर्पस जो है वो पूरा कर रहा है तो वो वैलिड टेस्ट होगा। जबकि अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, टीचर की अपनी वैल्यू शामिल नहीं होनी चाहिए, अपना जो है वो ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जितना स्टूडेंट्स ने मार्क्स अटेन किए उतने ही मार्क्स उसको देने चाहिए। और यूजेबिलिटी का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो हम उसको कंडक्ट कर सकें, वो ईजी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो ये यूजेबिलिटी होती है। जबकि हम कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर की बात करते हैं तो ये हमारा रिलायबिलिटी होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The next option A, question number 8, the first and foremost crucial step in constructing of a test is defining its objective। सबसे पहला काम जब भी आप टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपने उसके मकासद जो है वो उनको डिफाइन करना है कि किस मकसद के लिए जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट crucial step in test construction. The next one is the test with many easy items but strict time limit is known as
स्पीड टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसमें बहुत सी इजी आइटम्स होती हैं लेकिन टाइम लिमिट कम होती है, तो उसको हम स्पीड टेस्ट कहते हैं। इसलिए क्योंकि हमने उसमें आइटम्स को स्पीडी जो है वो करना होता है। आइटम्स इजी होती हैं, जस्ट हमने ये देखना है कि स्टूडेंट्स जो है वो कितनी स्पीड से कितनी जो है वो आइटम्स को हल कर पाते हैं, तो इसको हम स्पीड टेस्ट जो है वो कहते हैं। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट की, अचीवमेंट टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें जो है वो किसी भी क्राइटेरिया को देखा जाता है कि एक स्टूडेंट्स ने उस हवाले से कितनी प्रेपरेशन की है, उस टॉपिक में उसको कितनी जो है वो महारत है, तो वो जो है वो मेजर करता है व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी लर्न इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज वैलिडिटी दैट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर परफॉर्मेंस इज टर्म्ड एज। तो ऐसी वैलिडिटी जो कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करती है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इसको बोलते हैं, जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। लाइक इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी की, तो ये दोनों जो टाइप्स हैं ये क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। दिस इज आवर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जिसमें हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी को डील करते हैं। अगर हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की बात करते हैं, इट शोज द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन सक्सेस, लाइक एन एडमिशन टेस्ट प्रिडिक्ट्स वेदर स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल इन द कॉलेज। तो एक प्रिडिक्टिव टेस्ट जो होता है वो ये बताता है कि एक स्टूडेंट जो है वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये चीजें जो है वो फ्यूचर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताती हैं। द करेक्ट आंसर इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इन द अबव एमसीक्यूज। कंकरेंट वैलिडिटी की बात कर लें, द टेस्ट रिजल्ट्स एग्री विद अनदर सिमिलर टेस्ट। एक और दो टाइप के टेस्ट जो है वो बनाए गए, सिमिलर टाइप, एक स्टैंडर्ड टेस्ट है और एक न्यू टेस्ट है। उन दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो एक जैसी है, तो इसको जो है वो हम concurrent validity बोलेंगे। The next one is a test primarily designed to compare individual with one another। जहां पे हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एक दूसरे से मेजर करते हैं, इसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन अगर हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए सेट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है और उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। द 12th वन इंटरव्यू टाइप्स इन्वॉल्व सेवरल इंटरव्यूअर्स क्वेश्चनिंग वन कैंडिडेट, जिसमें बहुत सारे जो है वो इंटरव्यूअर होते हैं और एक कैंडिडेट से सवाल किए जाते हैं, तो उसको क्या, उसको पैनल इंटरव्यू कहा जाता है। जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, उसमें जो है वो इंटरव्यूअर ज्यादा होते हैं और सामने जो है वो एक जो है वो इंटरव्यू ही बैठा होता है, तो वो क्या होता है, उसको पैनल इंटरव्यू कहा जाता है, जिसमें जो है वो 3 या 5 जो है वो लोग शामिल होते हैं जो कि पैनल में शामिल होते हैं, जिसमें चेयरमैन इंक्लूडेड होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इसको हम पैनल जो है वो इंटरव्यू कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें क्वेश्चन जो है वो एक तरतीब से सेट कर लिए जाते हैं कि हमने ये क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट से पूछने हैं, इसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड वो इंटरव्यू होता है जिसमें हमने क्वेश्चन जो है वो सेट नहीं किए होते। ग्रुप इंटरव्यू हम उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और उनका जो है वो ग्रुप इंटरव्यू लिया जाता है। इंडिविजुअल इंटरव्यूअर जो है वो उसमें एक सिंगल जो है वो इंटरव्यूअर होता है। MCQs number 13, the arithmetic average of distribution is called। arithmetic average of distribution इसको जो है वो मीन कहा जाता है। अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें तो इसमें x बार इज इक्वल टू सुमेशन x ओवर n। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं उनको हम उनका सम कर लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास मीन आ जाता है। अगर हम इसके ग्रुप डेटा की बात करें तो इसका ग्रुप का फार्मूला सुमेशन fx ओवर सुमेशन f, जिसमें फ्रीक्वेंसी को टोटल करके हमने ऑब्जर्वेशन जो हमारी होती है उनको f के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम निकालना है, उसको टॉपर रखेंगे और सुमेशन f पे डिवाइड करने के बाद ग्रुप कैटेगरी का हमारा मीन का फार्मूला आ जाएगा। The next one is item with facility value above 70 is considered। जैसे कि हमने इसके लेक्चर्स में डिस्कस किया फैसिलिटी वैल्यू के बारे में, डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो इसमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ 30 to 70%।
अगर कोई भी आइटम है जिसका फैसिलिटी इंडेक्स जो है वो 30 to 70 आ रहा है तो ये एक्सेप्टेबल रेंज है, और अगर 70 से अबव आता है तो ये आइटम जो है वो इजी होगी, और अगर 30 से बिलो होगा तो ये आइटम जो है वो डिफिकल्ट कहलाएगी। अब यहां पे बात करें फैसिलिटी वैल्यू अबव 70, अगर 70 से अबव हो जाएगा तो क्या होगा, आइटम इजी होगी, सिंपल इज दैट। तो यहां पे आइटम बिकम इजी। The next one is the test that measures potential for future learning is, तो इसको जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी पोटेंशियल टू लर्न स्पेसिफिक स्किल्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में देखा जाता है कि उस शख्स में कितनी जो है वो पोटेंशियल एबिलिटीज है, नेचुरल एबिलिटीज हैं कि वो फ्यूचर में अपनी स्किल्स को मजीद जो है वो उसमें निखार ला सकता है। तो उसको हम जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। The next one is the spread of scores around the mean is called, जो स्कोर जो है वो मीन के अराउंड होता है उसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा। The next, the quality of a test that measure what it claims to measure, टेस्ट की एक ऐसी क्वालिटी जिसके लिए उसको बनाया गया उसको मेजर कर रही हो तो उसको हम वैलिडिटी कहते हैं, उसको वैलिड टेस्ट कहते हैं। जिस मकसद के लिए हमने टेस्ट को बनाया है वो पर्पस हमारा पूरा रहा तो हम उसको कह सकते हैं उस टेस्ट में जो है वो वैलिडिटी जो है वो शामिल है। ऑब्जेक्टिविटी का भी मैंने आपको बताया जो है वो इसमें बायस नहीं होनी चाहिए, इसको कंडक्ट किया जाना आसान होना चाहिए। रिलायबिलिटी, उसके टेस्ट रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। When test items are divided into two halves to check the consistency, it is called, जब टेस्ट को हम टू हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। इसमें इस तरह से कि एक टेस्ट को टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया, एक हाफ है उसमें जो है वो आपने इवन नंबर से इवन नंबर लिए कुछ, और एक हाफ जो है वो उसमें आपने ऑड नंबर्स लिए। इवन नंबर्स का टेस्ट जो है वो उन नंबर्स को आपस में एडिशन किया गया, स्टूडेंट्स को दिए गए, और दूसरे जो नंबर थे ऑड नंबर थे वो भी स्टूडेंट्स को नंबर दिए गए कि इनको भी ऐड किए जाए। स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस जो है वो सेम रही तो इसको जो है वो हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कह सकते हैं कि जिसमें जो है वो टू हाफ में डिवाइड किया गया लेकिन आंसर जो है वो आपको सेम जो है वो ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट्स की सेम रही। द प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विद, प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल वर्क से होता है क्योंकि आपने चीजों को खुद से जो है वो प्रोजेक्ट को डिजाइन करना होता है, बनाना होता है। द करेक्ट आंसर इज प्रैक्टिकल वर्क। The next one is which tool is used in scoring guide for assignment, assignments को हमने जो है वो स्कोर करना है, स्कोरिंग के लिए कौन सा टूल जो है वो यूज किया, तो रूब्रिक होती है। रूब्रिक क्या किस लिए यूज की जाती है, ताकि हम जो है वो असाइन कर सकें, हमें पता हो कि हमने स्टूडेंट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, एक क्वेश्चन है जिसमें जो है वो टू नंबर्स ऊपर वाली साइड पे दिए गए हैं, टू नंबर्स नीचे वाली साइड पे, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक पहली लाइन होगी, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 32 है और यहाँ पे हमारे पास 11 है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 और बाद में 4 8 एंड 3, 384 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 5 नंबर का ये सवाल है। इसको रूब्रिक गाइड जो है वो हमें ये बताएगी कि अगर एक स्टूडेंट पहला स्टेप कर लेता है तो उसको 1 नंबर दिया जाए, अगर दूसरा स्टेप करेक्टली 32 लेके आता है तो उसको 1 नंबर दिया जाए, मतलब टोटल 2 नंबर्स मिलेंगे। अगर उसका फाइनल करेक्ट आंसर ठीक है तो उसको 3 नंबर दिए और टोटल जो है वो उसको 5 के 5 आउट ऑफ 5 नंबर्स दिए जाएंगे। अगर एक स्टूडेंट का टोटल जो है वो गलत है, पहला आंसर ठीक है दूसरा ठीक है, तो उसको जस्ट 2 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये हमें चीजें कहां से पता चलती है, ये हमें रूब्रिक्स जो है वो इस हवाले से गाइड करती है। इसके अलावा रेटिंग स्केल की अगर बात कर लें, रेटिंग स्केल इज अ टूल स्टूडेंट परफॉर्मेंस रेटेड ऑन स्केल सच एज 1 to 5 पुअर टू एक्सीलेंट। तो रेटिंग स्केल जो है वो एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है जिसमें हमें बताया जाता है, जिसमें हम पुअर से एक्सीलेंट की तरफ जाते हैं। पुअर गुड, एवरेज गुड, और फिर जो है वो हम एक्सीलेंट की तरफ जाते हैं। तो ये एक स्केल होता है जिसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। चेकलिस्ट की अगर हम बात कर लें तो इसमें डिफरेंट जो है वो आइटम्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनको मार्क किया जाता है यस और नो। इसमें जो है वो होते हैं कि क्या ये क्वालिटीज उस स्टूडेंट्स में मौजूद है, अगर मौजूद हो तो उसको हम यस करते हैं, अगर मौजूद ना हो तो उसको
नो करते हैं। 21 MCQs, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मेजर्ड थ्रू, जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन हमें बताता है कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान कैसी रिलेशनशिप है। कोरिलेशन के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, जो कोरिलेशन होता है वो +1 से -1 की तरफ होता है। जीरो का मतलब ये होता है कि नो कोरिलेशन, नेगेटिव -1 का मतलब होता है वेरी जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप, और +1 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें जो है वो अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि जीरो का मतलब कोरिलेशन में क्या है, नो कोरिलेशन, -1 का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, एंड +1 का मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस हवाले से जो है वो कोरिलेशन में जो है वो हम वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है उसमें खत जो है वो पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जाता है, जबकि नेगेटिव में डाउन की तरफ जो है वो जाता है। The next one is what is the mode of 5 6 3 5 7 2 5 7। तो इसमें जो है वो मोड कौन सा है? मोड जो होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम द डाटा, जो डाटा में सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसको हम मोड कहते हैं। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रही है वैल्यू वो 5 है, जो कि 3 टाइम्स हुए, तो यही हमारा मोड होगा। इवैल्यूएशन मेनली इन्वॉल्व्स मेकिंग है, तो इसमें वैल्यू जजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वैल्यू डिसीजन मेकिंग जो है वो हम वैल्यूएशन में करते हैं, ग्रेड्स असाइन करते हैं, तो वैल्यू जजमेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मिडिल स्कोर इन द ऑर्डर डाटा सेट इज नोन एज, तो जो मिडल दरमियान में वैल्यू होती है उसको हम मीडियम कहते हैं। दरमियान में जो वैल्यू लाई कर रही होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 5 10 15, हमें कहा जाता है कि इसका जो है वो मीडियम कैलकुलेट करें। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा को अरेंज करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 5 देन 10 और लास्ट पे सबसे बड़ी वैल्यू 10। जो मिडल में वैल्यू लाई कर रही है, एक वैल्यू यहां से छोड़ दी, एक यहां से छोड़ दी, मिडल में वैल्यू 10 है, तो यही हमारा मीडियन होगा। द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व्स रिजेंबल्स, तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो बेल शेप्ड का होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें मीन मीडियन मॉड की, मीन मीडियन एंड मोड, ये तमाम जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, किसमें? बेल शेप्ड में। तो इसकी 3 शेप्स होती हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक होती है पॉजिटिवली स्क्यूड और एक होती है नेगेटिवली स्क्यूड। जो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है वो राइट साइड से डाउनवर्ड होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें मीन जो है वो सबसे बड़ा होता है। मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। और अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें तो इसमें इनवर्स चीजें होती हैं, मोड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है, क्योंकि अक्सर जो है वो इस हवाले से भी पेपर में पूछा जाता है कि आपकी जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड कैसा होता है, नेगेटिवली स्क्यूड कैसा होता है। द नेक्स्ट वन इज एन आइटम डिफिकल्टी लेवल बिटवीन 30 to 70 इज कंसीडर्ड, तो ये एक्सेप्टेबल होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर 70 से ऊपर चली जाएगी तो आइटम इजी हो जाएगी, वेरी इजी होगी। अगर 30 से नीचे हो जाएगी तो आइटम वेरी डिफिकल्ट होगी, और अगर 30 के करीब होगी तो आइटम जो है वो इजी है, और सॉरी डिफिकल्ट है। 70 के करीब होगी तो डिफिकल्ट है, और सॉरी ये थोड़ा सा इन्वर्स हो गया इसमें। आइटम जो है वो 30 to 70 जो है वो हमारी एक्सेप्टेबल रेंज है। 70 से अबव अगर हमारी आइटम्स जाती हैं तो ये हमारी आइटम्स क्या हो जाएंगी, हमारी आइटम्स इजी हो जाएंगी। 70 आगे चलते जाएंगे इजी हो जाएंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे तो आइटम्स हमारी डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो ये हमारी एक्सेप्टेबल रेंज है 30 to 70%। The next one is observation conducted in an artificial setting। जो artificial setting में observation होती है उसको हम controlled observation कहते हैं। लाइक इसमें हम थोड़ा सा explain कर लेते हैं क्योंकि सभी important है। सबसे पहले direct observation, the researcher observes the behavior directly it occurs। जैसे ही behavior होता है researcher इसको directly observe करता है, किसमें? direct observation में। control observation में जो है वो observation conducted in artificial setting where settings are managed
एंड रिसर्चर ब्रिंग्स द स्टूडेंट्स इनटू स्पेशल रूम, उनको एक स्पेशल रूम्स में स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, किस लिए? टू ऑब्जर्व हाउ दे रिस्पॉन्ड, कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स पे स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। लेक्चर मेथड है तो स्टूडेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया, एक्टिविटी मेथड है तो स्टूडेंट्स ने कैसे परफॉर्म किया, ये तमाम चीजें जो है वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं। द थर्ड वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है? रिसर्चर बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड एक्टिविटी बीइंग ऑब्जर्व। रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो है वो शामिल होता है, उसको चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में कोई टूल यूज किया जाता है, लाइक कैमरा यूज किया जा रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, तो यहां पे आर्टिफिशियल सेटिंग की अगर बात करेंगे तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 28, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर इज कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है? ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट बिहेवियर, कोई भी इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं उनको जो है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। टीचर राइट्स फॉर एग्जांपल अली हेल्प्स द स्टूडेंट्स हु स्ट्रगलिंग विद मैथमेटिक्स। एक स्टूडेंट जो है वो उसको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो अली ने जो है वो उस स्टूडेंट्स की मदद की, उसको क्वेश्चंस करवाए। तो ये जो एक चीज थी, रिकॉर्ड थी, इंपॉर्टेंट इवेंट था, उसके बिहेवियर का, अच्छे बिहेवियर की एक निशानी थी जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा गया। Which type of essay allows complete freedom in answering? कौन सा एक ऐसे की टाइप है जिसमें कंप्लीट फ्रीडम होती है? तो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होती है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसी होती है जिसमें आपको एक लिमिट दे दी जाती है, उसी लिमिट के अंदर रह के आपने आंसर करना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स की, तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। The 31 is the 30 MCQs, the ability to test item differentiate high and low achievers। ऐसी एबिलिटी जिसमें हाई एंड लो अचीवर्स को डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर्स है। जबकि जो फैसिलिटी इंडेक्स है वो हमें आइटम्स की इजीनेस और डिफिकल्टी के बारे में बताता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 32, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन। जो ऐसा डाटा जो कि एंटायर पॉपुलेशन से लिया जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की, एक होती है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में से अगर हम जो पार्ट ले लें जिसको स्टडी करना हो वो हमारा सैंपल होता है। तो अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज सैंपल एंड व्हाट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है वो टोटल जो है वो डाटा होता है और उसमें से जो हम सैंपल ले लेते हैं और जो क्वालिटी जो है वो हम पॉपुलेशन में से कंडक्ट करते हैं उसको हम जो है वो पैरामीटर जो है वो कहते हैं। MCQs नंबर 33, मैचिंग टाइप ऑफ टेस्ट स्टेटमेंट्स इन कॉलम ए इज कॉल्ड। जो मैचिंग टाइप के टेस्ट होते हैं उसमें कॉलम ए को जो है वो प्रीमाइज कहा जाता है, जबकि कॉलम बी की जो आइटम्स होती हैं उनको रिस्पॉन्स कहा जाता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे ए बी सी और ए और बी, हमने जो है वो स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर से मिलाना है। तो ये जो ऑप्शंस कॉलम ए की होंगी इनको हम प्रीमाइज कहेंगे, जबकि ये ऑप्शन जो कॉलम बी में है इनको जो है वो हम रिस्पॉन्स कहेंगे। तो कॉलम ए की आइटम्स जो होती हैं वो प्रीमाइज कहलाती हैं। MCQs नंबर 34, असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव की तो ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस होती है। अक्सर पेपर में सवाल आता है कौन सी असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग, तो वो फॉर्मेटिव है। प्लेसमेंट जो है वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जाती है ताकि किसी भी स्टूडेंट को पर्टिकुलर क्लास में जो है वो प्रमोट किया जा सके। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो असेसमेंट होती है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफिकल्टीज को असेस करने के लिए होती है। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होती है ताकि जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रेडिंग के जरिए से स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है। टेस्ट डेवलप्ड बाय द क्लासरूम टीचर विदाउट स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किया जाता है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको टीचर बनाता है जो कि वैलिड नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली जो है वो उसको वैलिड कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने कंस्ट्रक्ट नहीं, टीचर ने जो है वो इसको जस्ट क्लासरूम में टॉपिक पढ़ाया और टेस्ट बना के स्टूडेंट्स को दे दिया, तो इसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहेंगे। The next one is 36. The process of checking item difficulty and distractor effectiveness is known as। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइटम एनालिसिस है। आइटम एनालिसिस में हम क्या करते हैं? आइटम एनालिसिस में हम चीजों को
सबसे पहले जो है वो उनकी डिफिकल्टी इंडेक्स देखते हैं और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो आइटम एनालिसिस में हम करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 37, A school conducts assessment immediately after admission to determine appropriate class level for students. This type of evaluation, तो एक ऐसी evaluation जो कि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर क्लास में प्लेस करने के लिए कंडक्ट की जाती है, उसको हम प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं। द प्लेसमेंट इवेल्युएशन इज द correct answer. MCQs number 38, an evaluation conducted before instruction specifically to identify the learning difficulties. जब हम learning difficulties को देखना चाह रहे हैं कि कौन सी learning difficulties हैं, स्टूडेंट्स जो है वो चीजों को समझ नहीं पा रहा, तो इसके लिए जो evaluation conduct की जाती है वो diagnostic evaluation होती है। MCQs number 39, the assessment administered after completing a specific unit before final exam. This is known as बेंचमार्क इवैल्यूएशन। जब आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक यूनिट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो इवैल्यूएशन कंडक्ट की जाती है उसको हम बेंचमार्क जो है वो इवैल्यूएशन कहते हैं। The last MCQs, the phase of evaluation that includes situation analysis, objective formulation and the selection of appropriate tools. This is known as planning phase. क्योंकि planning phase एक ऐसा phase होता है जिसमें हमने objectives को जो है वो formulate करना होता है, बनाना होता है, situation को analyze करना होता है, और इसको जो अगर हम बात करते हैं evaluation के phases की, तो इसको 3P में divide किया जाता है, like planning, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फेज। तो इसमें सबसे पहले प्लानिंग फेज होता है, उसके बाद प्रोसेस फेज जिसमें इवैल्यूएशन कंडक्ट की जाती है, और लास्टली जो है वो प्रोडक्ट फेज होता है जबकि हम रिजल्ट्स तैयार करते हैं और फाइनल जो है वो इसको कंक्लूड करते हैं चीजों को। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट पेपर्स में आए हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, डिफरेंट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें। उम्मीद है कि आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।